हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर फर्स्ट हिस्ट्री। आज हम जो स्टडी करेंगे पॉइंट नंबर 5 है ये विजुअलाइजिंग द नेशन कि राष्ट्र को किस प्रकार से दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि हम लेसन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि जैसे भारत माता की एक छवि प्रस्तुत की गई थी रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो ऐसे ही कुछ छवि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ ने भी प्रस्तुत की थी। ये आज हम इसमें रीड करने वाले हैं। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, कि हम किसी भी कंट्री को एक स्टैचू के रूप में या एक पोर्ट्रेट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या एक शासक के रूप में। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू नेशन, बट किस प्रकार से उसको एक फेस, एक चेहरा दिया जा सकता है एक राष्ट्र को। क्वेश्चन ये है, आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी, जो कलाकार थे उन्होंने 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग ए नेशन, राष्ट्र का एक मानवीकरण करने का नई तरीका सोचा कि किस प्रकार से वो मानवीकरण कर सकते हैं एक राष्ट्र को। दूसरे शब्दों में, दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ़ इट वर ए पर्सन, कि वो पूरे कंट्री को एक पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक फीमेल यानी महिला का चित्र जो है वो प्रस्तुत किया, जो कि साइड में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, यानी जो एक महिला का चित्र हमने यहाँ पर लिया है कि एक महिला के रूप में राष्ट्र को प्रस्तुत करना, मानवीकरण करना उसका, लेकिन जो ये महिला है ये किसी वास्तविक महिला का की रियल लाइफ नहीं है, ये एक अज्यूम की गई पिक्चर है, माना गया है। रादर इट्स आउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंट्री फॉर्म। इस प्रकार से हम जो पूरे राष्ट्र है उसको एक यूनिटी के साथ शो कर सकते हैं। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। इस प्रकार से ये जो महिला है ये एक राष्ट्र का रूपक, एक राष्ट्र को एक रूप में प्रस्तुत करने के लिए यूज़ किया गया है। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. हमें याद है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी वहाँ पर कलाकारों ने महिलाओं को एक रूपक के रूप में प्रयोग किया, जैसे कि स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के रूप में। These ideas were represented through specific object और symbols, और इन विचारों को उन्होंने क्या किया, विशेष प्रकार के उद्देश्यों और प्रतीकों से प्रस्तुत किया। As you would remember, the attributes of liberty are the red cap, कि जो स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए युक्त किया वो रेड कैप थी, और द ब्रोकन चेन्स जो है इसका मतलब ये होता है कि हम आज़ाद है, किसी का बर्डन हमारे ऊपर नहीं है। While justice is generally a blindfold woman carrying a pair of wing scales, तो इस प्रकार से जो जस्टिस है, न्याय है, उसमें एक वुमेन है, उसके हाथ में तराजू होती है, जिसमें क्या दिखाया गया है कि कानून के सामने सभी समान है, ऐसा उसमें प्रस्तुत किया गया है। ये 9th क्लास में कुछ सिंबल्स हमने रीड किए थे। Similarly, females allegories were invented by artists in the 19th century टू रिप्रेजेंट द नेशन। इस प्रकार से जो हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने पूरे देश को एक रूप में प्रस्तुत करने के लिए कुछ सिंबल्स जो है उनका प्रयोग किया, कुछ रूपक का प्रयोग किया है, और वो किसके रूप में है, फीमेल के रूप में। इन फ्रेंच शी वॉज क्रिश्चियन मैरिना, जो फ्रांस ने एक फीमेल का चित्र प्रस्तुत किया उसको नेम दिया गया था मरियाना। अ पॉपुलर क्रिश्चियंस नेम, जो कि क्रिश्चियंस का फेमस नेम है, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल नेशन, जो कि वहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनके आदर्शों, उनके विचारों को प्रस्तुत करता है। हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक्स, और उनकी जो विशेषताएँ हैं वो स्वतंत्रता और गणतंत्र को प्रस्तुत करती हैं। रेड कैप, द ट्रैकलर एंड द कोक्ड स्टैचू ऑफ मरियाना वर इरेक्टेड इन पब्लिक squares to remind the public of the nation symbols of unity and to pursue
देम आइडेंटिफाई विद मारियाना इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प। तो ये जो मारियाना की पिक्चर है इस प्रकार से उन्होंने इसको मान लिया। कलर यूज़ किए गए और ट्राई कलर उसका जो तिरंगा था इसका प्रयोग किया गया है, स्केच सिंबल्स का यूज किया गया है और वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसको प्रयोग किया गया है और इस प्रकार से मारियाना जो है फ्रेंच के लिए यूज किया गया है। सिमिलरली जर्मेनिया दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन करती है जर्मनी का, वो जर्मेनिया बिकेम द एलोगेरी ऑफ द जर्मन नेशन, जो कि जर्मन राज्यों को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत करती है। इन विजुअली रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक। ओक मतलब जो बरगद का या उसका पत्ता होता है। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। जो ओक वर्ड है ये पौधे होते हैं और इसका प्रयोग जो है एक हीरो, एक देशभक्ति के रूप में रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है, ये यहाँ पर शो किया गया है। नाउ नेक्स्ट है आपको ये मारियाना और जर्मेनिया की यहाँ नीचे जो पॉइंट्स हैं ये अंडरलाइन कर लेना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट है इस लेसन में ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं 6 पॉइंट्स, ये सभी को लर्न करने हैं, अपने अंडरलाइन कर लेना सभी। नेक्स्ट, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद किस प्रकार से जो ये भावनाएं हैं फैली। बाय द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल एंड डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंट्री। कि जो 19वीं शताब्दी का लास्ट हाफ था उसमें जो राष्ट्रों में क्या थी, लोकतांत्रिक और उदारवाद की भावनाएं वो ख़त्म होने लगी, मतलब कम होने लगी। बट बिकेम ए नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, और वो संकुचित छोटी धारणाएं बन के रह गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। इसमें क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादी थे वो दूसरे समूहों के साथ इंटॉलरेंट लड़ाई झगड़े करने लगे, एक दूसरे से निबंधी थी और रेडी टू गो टू वॉर, लड़ाई के लिए तैयार, युद्धों के लिए तैयार रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ऑन इम्पीरियलिस्ट एम्स। यानी जो यूरोप है, यूरोप में जो शक्तिशाली कंट्री थे उन्होंने अपने आप को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया और राष्ट्रवाद की जो आकांक्षाएं थी कि किस प्रकार जो है राष्ट्रवाद की भावना है वो फैल सकती हैं, लोगों ने यूरोप में इस प्रकार से अपने अपने उद्देश्य को प्रस्तुत किया। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 के बाद जो है मेन प्रॉब्लम, टेंशन, चिंताएं देखने को यहाँ पर मिली और वो क्या थी, बाल्कन्स। बाल्कन एक एरिया का नेम है पर्टिकुलर। द बाल्कन्स वर एरियन ऑफ जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशंस कंपेरिज मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीक, मैक्सिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known as the Slav। तो जो बाल्कन क्षेत्र था भूगोलिक तौर पे उसमें अलग अलग कंट्री जो हैं वो इंक्लूड थे और ये सभी कंट्रीज़ का एक हिस्सा थे। लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर, और इन सभी पर ओटोमन जो साम्राज्य था उसका नियंत्रण था। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्रेसिव। तो इस प्रकार से जो रोमानिया है उनमें राष्ट्रवाद की जो भावना बाल्कन क्षेत्र से फैले, कुछ में क्या है डिसइंटीग्रेशन थे, कुछ चाहते थे कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन जो ओटोमन साम्राज्य था उसने बहुत सारे क्षेत्रों में एक्सप्लोसिव अपना साम्राज्य फैला रखा था, भ्रष्टाचार करते थे। ऑल्दो द 19th सेंचुरी ओटोमन एम्पायर हैड साउट टू स्ट्रेंथन, और ये क्या है पावरफुल होता गया इट्स सेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन, अपना मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण किया, इंटरनल रिफॉर्म्स आंतरिक सुधार भी किए, और लेकिन जब उसके पास क्या थे बहुत कम संसाधन होते हुए भी वो इन सबको करने में सफल हुआ। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे करके क्या है जो यूरोप के अलग राष्ट्र थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी, अपने आप को इससे अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य घोषित किया। जो यहाँ के लोग थे उनके जो का मतलब क्या क्लेम करते थे वो अपनी आज़ादी के लिए, एंड पॉलिटिकल राइट ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव
दैट दे वंस बिगेन इंडिपेंडेंट, कि वो अपनी आज़ादी के लिए क्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं एक नेशनलिटी के, बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स, जो कि विदेशी शक्तियों के द्वारा उनके ऊपर नियंत्रण कर लिया गया था। इस प्रकार से वो अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। द रिबिलियंस नेशनलिस्ट, जो उनके प्रतिद्वंदी राष्ट्रवादी थे, बाल्कन थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल, उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा एज ए टाइम टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, और लंबे समय के बाद वो आज़ाद हो जाते हैं। एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल्ड टू डिफाइन देयर आइडेंटिफाई एंड इंडिपेंडेंस, इस प्रकार से जो इसमें इंक्लूड थे बाल्कन क्षेत्र में जो स्लाविक दास कंट्री जो इसमें इंक्लूड थे, उन्होंने अपनी पहचान और अपनी आज़ादी के लिए अलग अलग तरीके इसको फॉलो किए, संघर्ष किया, और जो ये एरिया था इसमें काफ़ी लंबे समय तक कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते रहे। द बाल्कन स्टेट वर फेसली जेलिस ऑफ ईच अदर, आपस में वो एक दूसरे से जेलिस करने लगे। ईच ऑफ टू गेन मोर टेरिटरी एट एक्सपेंस ऑफ द अदर, प्रत्येक का उद्देश्य हो गया कि अपना एरिया जो है दूसरे से ज़्यादा बनाए, जैसे कि भारत पाकिस्तान चाइना का होता रहता है, कभी वो उसके नियंत्रण में, कभी और पाकिस्तान चाइना इंडिया के कुछ हिस्से पे कंट्रोल किए हुए हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी था। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन आल्सो बिकेम द सेंस ऑफ द पावर रिवलरी, जो पावर यहाँ पर क्या था, जो इनका इशू था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था कि बाल्कन क्षेत्र जो था उसमें क्या थे, कुछ पावरफुल प्रतिद्वंदी थे जो मेजोरिटी में ज़्यादा थे, संख्या में ज़्यादा, उन्होंने इस पर अधिकार किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज इन्फ्लुएंस रिवलरी अमंग द फ्रांस अमंग द यूरोप पावर्स ओवर ट्रेड, तो व्यापार पे उनका अधिकार हुआ। कोलोनाइज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट, जिन क्षेत्रों में वो रहते थे और जहाँ पर उनका मिलिट्री बेस होता था, दीज रिवलरी वर वेरी एविडेंट इन द बाल्कन प्रॉब्लम्स अनफोल्ड, इस प्रकार से जो प्रतिद्वंदी थे और बाल्कन क्षेत्र की जो समस्याएं थी वो ऐसे रही। तो इस पावर यानी जो पावरफुल कंट्री थे, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ द पावर्स ऑफ द बाल्कन क्षेत्र, ये पावरफुल कंट्री थे, इसलिए जो अदर्स कंट्री थे बाल्कन क्षेत्र के, उन पर इन्होंने नियंत्रण रखा और अपने एरिया को इंक्रीज किया। दे लीड टू ए सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन, फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इस यही कारण है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। नेशनलिज्म अलिंक्ड विद द इम्पेरियलिज्म, राष्ट्रवाद से ही जो साम्राज्यवाद की भावना पनपी। लीड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914, 1914 से ऐसा होना स्टार्ट हो गया। बट मीनवाइल मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कोलोनाइज्ड, कि विश्व के कई सारे देश जिन पर ब्रिटेन, पुर्तगाल ऐसे कंट्रीज़ का, यूरोपियन पावर्स का क्या था, नियंत्रण था, तो धीरे धीरे करके उन्होंने ओपोज इम्पेरियल डोमिनेशन, उनके विरुद्ध आना स्टार्ट हो गया। द एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स दैट इवॉल्व्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट, तो उनके विरोधी जो थे वो सभी क्या थे, राष्ट्रवाद की भावना से भर चुके थे। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन, राष्ट्र, और सभी का उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता के लिए, एक राष्ट्र राज्य के लिए संघर्ष करना। एंड वेयर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, सभी का उद्देश्य क्या था कि वो राष्ट्रीय एकता की भावना से भर चुके थे, चाहते थे राष्ट्र को स्वतंत्र दिलाना। फॉर एंड कन्फ्रेंशन विद द इम्पेरियलिज्म, इस प्रकार साम्राज्यवाद की भावना जो है, उधर से ब्रिटेन चाहता था, जैसे इंडिया पे अधिकार था, तो इंडिया क्या चाहेगा, इंडिपेंडेंट। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नॉट replicated for people everywhere and develop their own specific variety of nations, इस प्रकार से जो यूरोप है, यूरोप में क्या थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, वैसे ही दूसरे देशों ने भी अपने लिए अपने अपने राष्ट्रवाद की भावना जो है इंक्रीज की। बट द आइडिया दैट सोसाइटी, लेकिन उनका जो आइडिया था सामाजिक रूप से ऑर्गेनाइज किया गया एक राष्ट्र राज्य के रूप में, केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, जो कि प्राकृतिक और सार्वभौमिक के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। इट मीन्स जैसे अपने यहाँ पर ब्रिटेन शासक था, तो हम भी धीरे धीरे करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम नहीं थे, बट ब्रिटेन की साइड लेके हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो हम भी क्या चाहते थे, धीरे धीरे करके हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना आई और हमने राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष करना स्टार्ट किया। और आफ्टर दैट 1947 में हमने अपना टारगेट अचीव किया, इंडिपेंडेंट। तो यही रीज़न है, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री हैं जिन पे यूरोप के कुछ कंट्रीज़ ने रूल यानी शासन किया था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।